सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा खास यूनिट, बहुत ही ज्यादा स्पेशल यूनिट, काफी ज्यादा स्कोरिंग यूनिट, समझ समझ के पढ़ा जिसे जा सकता है, ऐसी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। एक जंग हुई थी यार 2 दिन पहले हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां आपको डिसाइड करना था कि आप अगली यूनिट कौन सी पढ़ेंगे, इकोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी। तो आपने प्लांट फिजियोलॉजी को 67% वोट्स के साथ जिता दिया है। लेकिन नेक्स्ट यूनिट जो अब लेंगे हम लोग वो इकोलॉजी होने वाली है। तो मैं आपको प्लान बता देता हूं कि अगले कुछ दिनों में हम लोग क्या करने वाले हैं। 2 हफ्ते में दूंगा प्लांट फिजियोलॉजी को, क्योंकि टॉपिक वाइज मैनर में चल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो टाइम लेंगी, कुछ चीजें हैं जो एक दिन में पढ़ाई जाए तो बेहतर है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये अगर एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ाया जाए तभी आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। और काफी चीजें ऐसी है जो कंसेप्चुअल हैं, जिनको हम इकट्ठी पढ़ सकते हैं, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन पूरा इकट्ठा पढ़ सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पूरा इकट्ठा पढ़ सकते हैं। सो हम इस तरीके से टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपको मजा आ जाए और ओवरऑल 14 से 15 दिन के अंदर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाए। तो आज 19 तारीख है, तो मान के चलो 14 से 15 दिन यानी 2 हफ्तों के अंदर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से हम स्टार्ट करने वाले इकोलॉजी। इकोलॉजी का यार हम लोग मैराथन मारेंगे। इकोलॉजी में सारे के सारे टॉपिक्स लिंक्ड होते हैं, तो इकोलॉजी को मैं आपका 4 दिन के अंदर या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर कवर कर दूंगा। तो आज 19 तारीख है, मान के चलो कि अगले 20 दिन के अंदर आपकी दोनों यूनिट्स यानी लगभग आपके 9 से 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। राइट, 20 दिन 10 चैप्टर्स, अच्छी खासी पेस है। थोड़ा मैं कुछ चैप्टर्स को स्लो रखूंगा जहां पे रटने का कंटेंट ज्यादा है, और उन चैप्टर्स को मैं थोड़ा फास्ट रखूंगा जहां समझाने का काम आता है, क्योंकि समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त। और आपको मैं गारंटी देता हूं, ये लेक्चर्स देख लोगे तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को बहुत ही गौर से पढ़ना है, जो मैं आपको अगले 20 दिन के अंदर पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद थोड़ी पेस पकड़ेंगे, थोड़ी एक फास्ट यूनिट लेंगे, फिर एक कंसेप्चुअल यूनिट लेंगे, फिर एक फास्ट यूनिट, फिर एक कंसेप्चुअल यूनिट, और सिलेबस को जल्दी जल्दी रैप अप हम लोग कर देंगे। आज हम लोग इस सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी हम ये देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में कि प्लांट में चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। अब आपको पता है यार, जब भी आप किसी प्लांट को पानी देते हो तो कहां पानी देते हो? अगर ये आपका ट्री है कोई, राइट, तो आप क्या करते हो? इसकी जड़ में पानी डालते हो ना, इसकी रूट्स में पानी डालते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो पानी है जड़ सोख लेगी और इस पानी को ऊपर तक पहुंचा देगी। राइट, यानी पानी आपका नीचे से ऊपर की साइड जाता है। और दूसरी चीज हमें यह पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है मेरे दोस्त? फोटोसिंथेसिस आपकी लीफ में होती है। तो खाना पानी कहां बनेगा, मतलब खाने की चीज कहां बनेगी? आपकी लीव्स में बनेगी। तो खाने की चीजें बचे हुए प्लांट को, रूट वाले रीजन को कौन देगा? आपका लीफ देगा। यानी कि पानी नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है एब्जॉर्ब होकर के, और लीव्स जो है खाने को नीचे भेज रही हैं रूट्स को, जिससे कि रूट्स को भी एनर्जी मिल पाए। तो यानी प्लांट में ट्रांसपोर्ट बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं मेरे भाई। जैसे हमारी बॉडी के अंदर चीजों को लेकर के कौन जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए? ब्लड लेकर के जाता है। मैंने सांस ली, मैंने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन जो है मेरी श्वास नली से होती हुई मेरे फेफड़ों के अंदर यानी लंग्स के अंदर भर गई। लंग्स के अंदर जब वो जाती है एयर, तो जो छोटे छोटे बैलून है आपके लंग्स के अंदर, जिन्हें एल्वियोलस कहते हैं, वो फूल जाते हैं। और उनकी आउटर मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है कि एयर फटाक से डिफ्यूज करके ब्लड में चली जाती है, और ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचेगा तो उसके साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगी। सिमिलरली जो हम खाना खाते हैं, डाइजेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वो खाना जो है एब्जॉर्ब हो जाता है आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड जहां जहां जाएगा, जिस जिस ऑर्गन के पास, वहां वहां आपका खाना भी पहुंच जाएगा। यानी खाना पहुंचाने की बात हो, या ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, या एक्सक्रीटरी वेस्ट लाने की बात हो, या CO2 लाने की बात हो, ब्लड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ब्लड बहता किसके अंदर है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें बहता है। अब यहां तो ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं। यहां पे तो ना कोई पंपिंग ऑर्गन है, ना कोई हार्ट है, ना कोई ब्लड है। तो आपका किस हिसाब से इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में, 150-150 मीटर ऊंचे पेड़ों में कैसे आपकी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन हो पा रही है, ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो प्लांट में इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करते हैं। सॉरी। सो ये हमें पढ़ना है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट देखेंगे। एक तो जो बिना एनर्जी के चल जाए, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक जिसमें एनर्जी लगती हो, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, हमारे कुछ पेड बैचेस भी चलते हैं। तो हमारे पेड बैचेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप अगर कोई भी हमारा वीडियो पेड कोर्स
जो लॉन्च हो चुके हैं उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको 999 रुपीज की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज मेक श्योर आप किसी कोर्स में जुड़े, या फिर अगर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाए। तो आज हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव एक्टिव दोनों इसी लेसन के अंदर कवर हो जाएंगे। टॉपिक है 11.1, अगर आप एनसीईआरटी से रेफरेंस लेना चाहें तो ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई वाटर जो है प्लांट के टॉप तक पहुंच जाता है, राइट? और जो पेड़ है इनकी हाइट जो है ये बहुत ज्यादा हो सकती है भाई, मोर देन 100 मीटर के भी पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम 5 फीट से लेकर 6 फीट के ह्यूमन के अंदर चीजें पहुंचाने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजायर जो है रखते हैं नेचर के आगे। नेचर बोलता है यार तुम 6 फीट के हो लेकिन तुम्हारे अंदर चीजें नेचुरली नहीं जा सकती, तो तुम्हारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मोटर, एक पंप, हार्ट जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन 100 मीटर के प्लांट है और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा जिससे प्लांट के ऊपर तक जो है, टॉप तक सारी की सारी चीजें पहुंच जाती हैं, और ऑब्वियसली इसका मैकेनिज्म है, वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं यूजुअली आपके प्लांट के अंदर? पानी जो है वो सोखा जाता है जड़ से, यानी एक जो ट्री है या एक जो प्लांट है उसकी रूट सोख करेगी वाटर को एंड चाहेगी कि वो जो वाटर है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंच जाए। तो जो लीफ है वो तो पानी सोख नहीं सकती, तो अगर एकदम नीचे जड़ से पानी सोख रहा है एक पेड़ तो उसे सबसे जो टर्मिनल लीव्स हैं, सबसे जो दूर वाली टहनी है उस तक भी पानी पहुंचाना है, यानी फ्रॉम वन लोअर टिप टू द अपर टिप वो पानी ट्रांसलोकेट होता है, वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है। एंड सिमिलरली फोटोसिंथेट्स यानी जो खाना बना है आपका लीफ के अंदर, वो भी सारे ऑर्गन्स को मिलना चाहिए, तभी सारे ऑर्गन्स एफिकेटली काम कर पाएंगे, एफिशिएंटली अपना अपना रोल निभा पाएंगे। तो जो लीफ है उनको भी खाना चाहिए तो थोड़ा खाना लीफ में रह जाएगा, स्टेम को भी खाना चाहिए तो थोड़ा खाना स्टेम में पहुंचेगा, रूट को भी खाना चाहिए तो आपका रूट में भी खाना पहुंचेगा, जिससे कि सारे के सारे प्लांट पार्ट्स को एनर्जी मिलेगी। एंड अल्टीमेटली जब सबके पास खाना होगा तो बचा हुआ खाना आपका स्टोर कर दिया जाएगा। तो प्लांट में कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स भी होते हैं, उन स्टोरेज पार्ट्स में खाने को स्टोर कर दिया जाता है, राइट? तो कुछ ऐसी मूवमेंट है जहां पर एक सामान को बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से काम चल जाता है। जैसे कि एक सेल है, उसके अंदर ही किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, लेट्स से दिस इज अ सेल एंड यहां पर एक आपकी ऑर्गेनेल है, ओके, एक ऑर्गेनेल है, लेट्स से ये माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है, कुछ भी कह लो। इस क्लोरोप्लास्ट को या माइटोकॉन्ड्रिया को इस जगह से इस जगह पे जाना है, तो क्या इसको बहुत दूर चलना है? नहीं यार, एक सेल का साइज कितना होता है? माइक्रोमीटर्स में होता है, इट इज वेरी स्मॉल। उस सेल के अंदर ही अगर किसी ऑर्गेनेल को मूव करना है या किसी सब्सटेंस को, कोई फूड ग्रेन्यूल है लेट्स से यहां पर, उसको अगर मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, सो इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट इज नॉट अ बिग डिस्टेंस। तो यहां पे साइटोप्लाज्म जो है वो हिलेगा, यानी साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करेगा एंड चीजें एक जगह से दूसरी जगह चली जाएंगी। जैसे आप देखते हैं ना, बचपन में एक खेल खेलते थे हम लोग कि बाल्टी है, बाल्टी में कुछ अगर गिर गया है तो बाल्टी में लहरें बनाते थे जिससे कि वो चीज लहरों के साथ साथ मूव करे, राइट? ऐसे वाटर बॉटल में भी ऐसे करके बवंडर तुमने घुमाया होगा, उसके अंदर अगर कोई फूल पत्ती गिर जाए तो वो उस बवंडर के साथ साथ घूमती रहती थी। सेम बवंडर सेल में आता है। सेल के अंदर क्या है? लिक्विड है, वाटर है। तो जब सेल हिलेगा ना तो उसके अंदर का लिक्विड भी हिलेगा, और जब लिक्विड हिलेगा तो एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोसोलिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहा जाता है, ठीक है? एंड इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको विद इन द सेल मूव करा दिया एक ही सेल के अंदर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक सेल से दूसरे सेल के अंदर भेजना है। जैसे समझ लीजिए ये एक सेल है, इसने कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाया, इसको इस सेल से इस दूसरे वाले सेल के अंदर जाना है, पर ये सेल पड़ोसी हैं, आसपास हैं, ओके, विद इन द टिश्यू प्रेजेंट है ये, यानी एकदम एक दूसरे के पड़ोस में है। तो क्या हुआ? शॉर्ट डिस्टेंसेस हुए ना ये, चाहे आपका साइक्लोसिस हो जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, चाहे आपका इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट हो, इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट हो, लेकिन ये इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेम टिश्यू के अंदर, यानी ये एक दूसरे के पड़ोसी सेल्स हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, जिनमें आपकी बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलती है। लेकिन हमें तो ये जानना है कि बहुत दूर दूर तक चीजें कैसे गई, जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस एक प्लांट में ट्रेवल करते हैं। अब एक प्लांट जो है उसने जो पानी सोखा है जमीन से वो भी ट्रेवल करेगा हर लीफ तक, जो मिनरल न्यूट्रिएंट सोखे हैं जमीन से ये भी ट्रेवल करेंगे प्लांट के हर पार्ट तक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट यानी खाना जो है, शुगर्स जो हैं वो भी हर पार्ट तक जानी चाहिए,
एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिन्हें आप पीजीआर बोलते हो या फिर आप इन्हें प्लांट हार्मोन भी बोलते हो। तो भैया रेगुलेशन के लिए हार्मोन्स भी तो चाहिए, आपकी बॉडी को कुछ सिग्नल मिलता है ना, तभी आपकी बॉडी काम करती है। तो प्लांट को भी कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिस हिसाब से प्लांट रेगुलेट होता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द प्लेस दे आर सिंथेसाइज्ड टू द प्लेस वेयर दे वांट टू एक्ट। यानी समझ लो ये एक सेल है, ओके, यहां से कोई पीजीआर सिंथेसाइज हुआ तो ये कहां जाएगा पीजीआर? रैंडमली कहीं नहीं भाग जाएगा। ऐसा नहीं है यहां पे चला गया, ऐसा नहीं है यहां पे चला गया, नहीं जा सकता। अगर ये एक पर्टिकुलर टिश्यू पे एक्ट करता है ना, सिर्फ इस सेल पे अगर ये एक्ट करता होगा तो सिर्फ इस सेल के पास पहुंचेगा और किसी सेल के पास नहीं जाएगा। सो ये रैंडमली मूव नहीं करते प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनकी जो मूवमेंट है ना ये स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड होती है, यानी ये जिस जगह से बनते हैं उस जगह से निकल जाते हैं और जहां पे इन्हें जाके एक्ट करना होता है सीधा वहीं पहुंचते हैं। एकदम सुधरे हुए बच्चे हैं, रास्ते में कहीं मार्केट वार्केट या फिर आइसक्रीम खाने नहीं रुक जाते। घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये वो वाला बच्चा है, राइट। तो इसको घर से स्कूल जाना है सिर्फ पीजीआर को काम करने के लिए, तो ये वहीं जाएगा, रास्ते में कहीं भटकेगा नहीं। तो ये जो आपके पीजीआर है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो हार्मोन है या जो पीजीआर है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपके स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड या यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। क्योंकि ये कहां से कहां पर जाएंगे? ये आपके जिस जगह से बने हैं उस टिश्यू से निकल के जहां पे इन्हें एक्ट करना है उस जगह तक जाएंगे, एकदम यूनिडायरेक्शनल, आजू बाजू कहीं भी नहीं देखेंगे। और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिंथेसाइज होते हैं। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ा दिया है और मैंने आपको रीजन बता दिया था कि हार्मोन और एंजाइम्स बहुत कम मात्रा में क्यों बनते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। मैंने क्या बताया है, घर से निकलेंगे सीधा काम धंधे पर पहुंचेंगे, रास्ते में कहीं पर वेस्ट नहीं होते। ये तो वेस्ट नहीं होते तो इनकी क्वांटिटी भी कम लगती है। समझ लो एक चीज है, ओके, ये 10 रुपए है, ये रास्ते में कम होते जाते हैं भाई, यहाँ 9 हो गए, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 7 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कितने बचेंगे? 5 रुपए बचेंगे या 4 रुपए बचेंगे या 3 रुपए बचेंगे। तो मुझे अगर यहाँ पे पहुंचाने हैं 10 रुपए तो मैं घर से 20 लेके चलूंगा क्योंकि मुझे पता है रास्ते में लॉस होगा। तो मैं ज्यादा अमाउंट सिक्रीट करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉसेस और जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन स्पेसिफिसिटी। लेकिन अगर मुझे पता है कि यहां पर मुझे 10 रुपए चाहिए तो मैं 10 रुपए ही भेजूंगा अगर मैं एक हार्मोन को दे रहा हूं ये काम, क्योंकि हार्मोन रास्ते में लॉस नहीं करता, आराम से 10 रुपए पहुंचा करके आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे डिस्टेंसेस में जो मूवमेंट होती है ना, जो हमने अभी देखा कि एक सेल से दूसरे सेल में, विद इन अ टिश्यू, आसपास, ये मूवमेंट्स आपकी डिफ्यूजन से हो जाती हैं। यानी ये एक सेल है, यहां पर किसी चीज की मात्रा जो है वो 50 है, ओके, 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये एक सेल है जहां पर भैया 30 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना, तो इस जगह से इस जगह पर ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीजें मूव करती हैं। तो आसपास जो है डिफ्यूजन से हो सकती हैं चीजें, या फिर आसपास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस से हो सकती हैं, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बना के दिखाया था। एक सेल में एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो साइक्लोसिस कर सकते हैं। और कई बार अगर ज्यादा ही एनर्जी की जरूरत है तो थोड़ा बहुत एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी यहां पर सहारा ले सकते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी यानी एटीपी का भी इस्तेमाल हम लोग करवा सकते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या है, मेन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और प्लांट में, हायर प्लांट में ज्यादातर डिफ्यूजन, यही आपका काम करते हैं। लेकिन जब आपको लॉन्गर डिस्टेंसेस की बात करनी है तो खूब सारी एनर्जी लगेगी, राइट, क्योंकि 130 मीटर भेजना है किसी चीज को, 100 मीटर भेजना है, 150 मीटर भेजना है, तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। डिफ्यूजन की औकात भाई कुछ मिलीमीटर की है, इसके अलावा नहीं कर सकता वो काम। लेकिन ऊपर वाले ऑर्गन्स को भी सारा सामान चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से या वस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से, यानी जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसलोकेशन करेंगे। सामान को बहुत दूर तक भेजने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो एक जगह से बहुत दूर सामान अगर जा रहा है तो ट्रांसलोकेशन, जिसमें जाइलम और फ्लोएम की जरूरत पड़ेगी। जाइलम आपका यूजुअली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, यूजुअली इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्लोएम भी काफी बार पानी कैरी करता है, हाँ मेनली जाइलम ही कैरी करेगा, और फ्लोएम यूजुअली खाना कैरी करता है। थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है जाइलम और फ्लोएम के कंटेंट में, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो जाइलम में कुछ फ्लोएम का कंटेंट आ जाता है, कई बार फ्लोएम में कुछ जाइलम का कंटेंट आ जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली कि पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, खाना कौन करता है, फ्लोएम। लेकिन थोड़ी बहुत मिक्सिंग देखने को मिलती है, नीट में पूछा भी गया था। ठीक है, तो अब जो प्लांट है इनमें अगर जाइलम है तो जाइलम क्या करेगा भाई, वाटर और मिनरल एब्सॉर्ब करेगा आपके जमीन से, और यूनिडायरेक्शनली इन्हें कहां भेज देगा, ऊपर की साइड भेज देगा, रूट से स्टेम भेज देगा। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यानी पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ठीक है, जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाती है,
क्योंकि नीचे वाले पार्ट को पानी चाहिए तो वहां पे तो पानी एब्जॉर्ब हो ही रहा है ना, वहां तो वहीं की वहीं यूज हो जाएगा। भाई अगर मैं नीचे से ऊपर पानी भेज रहा हूं तो नीचे वाले लोगों के पास तो है ना पानी पहले से, तभी तो ऊपर दे रहे हैं वो एक्स्ट्रा पानी को। तो नीचे वाले लोगों को पानी की जरूरत है नहीं, तो वापस नहीं आता पानी, कभी ऊपर ही भेज दिया जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है या जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है कुछ एसेंशियल, ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट शो कर सकते हैं। कैसे? मैं एक प्लांट बना देता हूं यहां पर जिससे हमें बेहतर क्लैरिटी मिले। ये आपका एक ट्री है, ओके, बच्चों वाली ड्राइंग बना रहा हूं अभी, सेकंड क्लास वाली, तुम्हें जज मत करना, मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से बना रहा हूं, अदरवाइज मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूं, ठीक है। ये मैं तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से ऐसे बचकान ड्राइंग कर रहा हूं। ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ में यहां पर एब्जॉर्ब हो गया है पानी, तो ये पानी कहां जाएगा? ये पानी यहां पर एब्जॉर्ब हुआ रूट में और ये सिर्फ ऊपर की साइड जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं जाइलम जो कि पानी को ऊपर की साइड ले जा सकता है, ये स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल मैनर में काम करता है और ये सिर्फ ऊपर की साइड ही जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं? यस कह सकता हूं। तो जाइलम जो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। बात समझ में आई? यस। अब खाना बना है भैया, यहां पे है खाना बना है, और खाना का मतलब ये नहीं भाई तंदूरी चिकन बन रहा है, राजमा चावल बन रहा है, ऐसा नहीं है। खाना मतलब शुगर बनी है। रिएक्शन क्या रहती है फोटोसिंथेसिस की? CO2 को आपने इस्तेमाल किया, वाटर को आपने इस्तेमाल किया, क्या बनेगा? C और H को और O को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट ही तो बनेगा। तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज जो है यहां पर बनता है। यूजुअली सुक्रोज बनता है, पर वो फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब टिश्यूज में पहुंचता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो समझ लो यहां पर ये जो शुगर है ये कहां जाएगी? ये आपका नीचे भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, रूट तक पहुंचेगी, और ऊपर कोई आपका स्टोरेज रीजन है, ऊपर की पत्तियां समझ लो स्टोरेज करती हैं खाने पीने के सामान का, तो भाई जो बचा हुआ है वो स्टोरेज वाले में भी तो जाएगा, तो नीचे जाने के साथ साथ ऊपर भी तो गया, मानते हो? प्लस स्टोरेज रीजन आपका नीचे भी हो सकता है, समझ लो ये वाला जो स्टेम का पार्ट है स्टोरेज करता है। तो जब मौसम में बदलाव हुए ना, जब पत्तियों को ज्यादा जरूरत है खाने की, तो ये रूट जो है बड़ी दयालु है, ये क्या बोलेगी भाई तुम जो है मेरे न्यूट्रिएंट ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो न्यूट्रिएंट है और जो ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली वो आपका ऊपर से नीचे तो आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी डायरेक्शनल। और स्ट्रिक्टली अगर मैं बोलूं यहां पर एक वर्ड, सो दे आर बाय डायरेक्शनल, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल ना बोल करके बाय डायरेक्शनल भी बोल सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका फोटोसिंथेटिक लीव्स बनाती हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है और स्टोरेज ऑर्गन में भी पहुंच जाता है। अगर स्टोरेज ऑर्गन में पहुंचा तो जब समय में बदलाव आएगा, जब मौसम में बदलाव आएगा, तो ये दोबारा लीफ में आ सकता है सामान, यानी बाय डायरेक्शनल है। एंड सेम केस इज विद मिनरल आयंस। जब मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके नीचे से फ्लो होकर ऊपर की साइड चले गए, भाई वाटर और मिनरल नीचे से एब्जॉर्ब होकर ऊपर की साइड चले गए लीफ में। लेकिन जब ये लीव्स बूढ़ी हुई ना, जब ये लीफ मरने वाली स्टेज में आ गई कि भैया मैं तो पीली हो गई, मैं तो झड़ूंगी, तो ये क्या करती हैं? ये अपने डिसेंडेंट्स को, नई लीव्स को, जो छोटी लीव्स हैं उन्हें अपने सारे न्यूट्रिएंट्स दे के मरती हैं कि भैया तुम इनका इस्तेमाल कर लेना। सो दे आर ऑल्सो वेरी काइंड, ये भी बहुत दयालु है। तो ये क्या करती हैं? नीचे से जब मिनरल आया तो लीफ तक पहुंचा, लेकिन लीफ क्या करती है? मरने से पहले अपने सारे बच्चों को कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स देके मरती है। तो ये क्या करती है? जब सेनेसेंट होती हैं यानी बूढ़ी होती हैं, तो ये भी आपकी अपने न्यूट्रिएंट्स को छोड़ देती हैं और यंग लीव्स को दे देती हैं, ग्रोइंग पार्ट्स को दे देती हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ देम। इसीलिए जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी जो मूवमेंट है दैट इज बाय डायरेक्शनल। जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट इज बाय डायरेक्शनल। कुछ मोबाइल आयंस होते हैं वो बाय डायरेक्शनली मूव करते हैं, पर जो पानी के साथ जाएंगे ना, स्ट्रिक्टली जो पानी है वो आपका ऊपर की साइड मूव करेगा, नीचे की साइड नहीं आएगा। अब देखते हैं कि मूवमेंट हुई कैसे। सबसे पहले जो चीज है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है? चीजों का डिफ्यूज होना, चीजों का फैल जाना। मैंने अगरबत्ती जलाई, मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, मैं रोज सुबह पूजा करता हूं, मैं अगरबत्ती जब जलाता हूं ना पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है। क्यों? क्योंकि धुआं फैल रहा है। जो जो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल के पार्टिकल्स हैं वो हवा में फैल गए। मैं डीओ लगा के एकदम गया शादी ब्याह में, राइट, सब लोगों ने बोला अरे आज तो बड़ी खुशबू मार रहे हो। उन्हें कैसे पता लगा? मेरे कपड़े पे लगाया ना डीओ, तो क्योंकि वो डिफ्यूज हो रहा है आसपास की हवा में, लोग सूंघ पा रहे हैं उसको, स्मेल कर पा रहे हैं। दिस इज डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन। मेरे कपड़े पे हाई कंसंट्रेशन है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है डीओ की, हवा में थोड़ी मारा है मैंने। यहां से लो कंसंट्रेशन, वातावरण में फैलना।
यहां पर एक कंटेनर बना लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, राइट। कंटेनर जब मैंने बनाया, इस कंटेनर में समझ लो यार 2 कंपार्टमेंट है, एक ये कंपार्टमेंट है, एक ये वाला है। यहां पर कोई चीज है 50 मॉलिक्यूल, और यहां पे कोई चीज है 10 मॉलिक्यूल। क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे ना मॉलिक्यूल्स, तो ये कब इक्वल होंगे, जब दोनों जगह पर एकदम बराबर मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना। अगर एक भी जगह पे ज्यादा है एक जगह पे कम है तो हमेशा मूवमेंट होती रहेगी। जब बराबर हो जाएंगे तो मूवमेंट आपकी इक्वेट हो जाएगी। तो 50 प्लस 10 दोनों जगह का लिखो आप सम, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी 60/2 यानी 30। जब दोनों जगह पे 30-30 होंगे ना, तब जाके आपकी मूवमेंट इक्वेट होगी। तो 50 का मैं यहां पर 5 मॉलिक्यूल बना देता हूं, 10 का मैं यहां पर 1 मॉलिक्यूल बना देता हूं। इक्वेट कब होंगी चीजें, जब ये 2 चैम्बर है, दोनों साइड में आपके 3-3 मॉलिक्यूल्स होंगे, 3-3 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होता है, क्या मूवमेंट एकदम रुक जाती है, नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल यहां पर जा रहा है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा, रहेंगे 3-3 ही आप दोनों साइड, ये बात श्योर है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना। हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में नहीं जा सकती चीजें नेचुरली, इसके लिए लगानी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है। हायर टू लोअर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव, यहां पे कोई एनर्जी नहीं लगती। तो आप लिख भी सकते हो कि नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, कोई एटीपी नहीं लग रही, क्योंकि ज्यादा से कम इलाके में अगर जाना है तो ऑटोमेटिकली चीजें नेचुरल वे में होती रहेंगी, दे आर स्पॉन्टेनियस, ओके। तो चाहे आप एक सेल से दूसरे सेल में जाने की बात कर रहे हो, ओके, या विद इन सेल की बात कर रहे हो, या आसपास छोटे डिस्टेंसेस की बात कर रहे हो, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ लीफ टू द आउटसाइड, इन सारी जगह पर आपका डिफ्यूजन काम आता है। यानी बहुत छोटे डिस्टेंस में ही डिफ्यूजन आपका काम कर पाता है, जहां कुछ सेल की लेयर्स को ही क्रॉस करना है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें मेंटेन होती चली जाएंगी, कोई एनर्जी इसमें नहीं लगती, इसीलिए पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होगी। डिफ्यूजन का मतलब यह हायर कंसंट्रेशन या हायर प्रेशर से लोअर कंसंट्रेशन या लोअर प्रेशर तक पहुंचना। यह बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि आपका अपने आप हो रहा है, इसमें कोई एटीपी कोई एनर्जी नहीं लगाई आपने, ओके। जब आप एनर्जी लगाते हो ना, जब आप मोटर चलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो, तो चीजें जल्दी पंप होती है। एक तो तुम बैठ के चुस चुस करके पानी निकाल रहे हो नलकी में से, तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारा सक्शन पोटेंशियल उतना नहीं है। लेकिन अगर मैं उस पाइप को फिट कर दूं एक मोटर में और मोटर घुमा दूं, तो झटपट सारा पानी जो है पंप मार देगी। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां एनर्जी लगती है वो आपका फास्ट प्रोसेस है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ लिविंग सिस्टम, इसे कोई भी लिविंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। यानी जब आप बात करते हैं ना किसी भी ट्रांसपोर्ट की, तो आप कहते हैं कि एक सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हुआ, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट हुआ। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफ्यूजन, यू डोंट टॉक अबाउट एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, अगरबत्ती और डिओड्रेंट, दोनों में लिविंग सिस्टम कहां है। अगर मैं डिओड्रेंट को हवा में छोड़ दूंगा तो भी तो वो डिफ्यूजन ही कहलाएगा, अगर मैं अगरबत्ती को लगा दूंगा यहाँ पर टेबल के ऊपर तो भी तो वो डिफ्यूजन ही कहलाएगा। तो यहाँ लिविंग सिस्टम की बहुत खास आवश्यकता नहीं है। तो डिओड्रेंट का एग्जाम्पल हो चाहे अगरबत्ती का एग्जाम्पल हो, ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों मस्त एग्जाम्पल है आपके डिफ्यूजन के। अगरबत्ती की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई यार, पैड पे थोड़ी खराब राइटिंग आती है हिंदी की, बट हम अच्छा लिख के रहेंगे क्योंकि सेव होती है पीडीएफ। मैं नहीं चाहता तुम अगरबत्ती को अगरबल्ली पढ़ो क्योंकि वो त जो है ल जैसा लग रहा था। तो जब तुम नोट्स पढ़ो तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ऑलराइट। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस, ऑब्वियसली डिफ्यूजन गैसेस में तो होगी, गैसेस तो उड़ती फिरती रहती है ना, रैंडमली मूव करती रहती है, सो देयर इज नथिंग बिग इन दैट। एंड लिक्विड, लिक्विड भी फ्लो करता रहता है। तो लिक्विड और गैसेस में डिफ्यूजन ऑब्वियस है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली। यानी सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत मुश्किल से होता है। यानी अगर ये पेन है, मैं इसको रख के चला जाऊं यहां पे, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा कल भी, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, जिन मॉलिक्यूल्स का बना है, वो थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते और नॉर्मल आंख की औकात भी नहीं है उतना देखने की। तो इस पॉइंट पे इसीलिए हमें पॉन्डर करना है कि ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली, राइट।
डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट, क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा माध्यम है जिससे प्लांट के अंदर गैसियस मूवमेंट होती है। इसके अलावा कोई मीन्स नहीं है जिससे कि गैसियस मूवमेंट हो पाए। सो दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। डिफ्यूजन नहीं होगा तो प्लांट के सर्वाइवल पर बात आ जाएगी। डिफ्यूजन रेट जो है इफेक्ट हो जाते हैं बाय ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब ग्रेडियंट ज्यादा स्पीड ज्यादा। प्रूफ कर लेते हैं, ग्रेडियंट ज्यादा स्पीड ज्यादा या फिर कह सकते हैं रेट ज्यादा। ठीक है, अब देखो ये एक कंपार्टमेंट है, इसको दो में तोड़ा, ये कंपार्टमेंट है, इसको दो में तोड़ा। यहां पर 1000 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर 10,000 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर 10 मॉलिक्यूल हैं। ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन किसमें होगी? इसमें आपकी ठीक ठाक स्पीड पे होगी, लेकिन यहां डिफरेंस इतना बड़ा है कि ये वाले मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि हम दूसरी साइड में भागे। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा रेट होगा। तो यहां पे डिफरेंस कितने का है? 990 का है, और यहां पे कितने का है? 9990 का है, राइट? सो जितना बड़ा आपका ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी ये जो बीच की मेम्ब्रेन है ना, ये आपकी इन मॉलिक्यूल्स को कितना अलाउ करती है परमिएट होने के लिए। यानी समझ लो ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है कॉल्ड ए जो है बहुत प्यार से पास हो जाता है इस मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो क्या है? वो आपका लिपिड है नेचर में, और लिपिड तो मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा झटपट। तो ए जो है ये लिपिड है नेचर में, तो ये झटपट पास हो जाएगा, तो इट इज मोर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। लेकिन समझ लो यहां पर एक मॉलिक्यूल है विच इज कॉल्ड एज बी, क्या ये इतनी फास्ट डिफ्यूज होगा? नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये वाटर है, और वाटर पास कर पाना बहुत मुश्किल है यार, उसके लिए प्रोटीन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो मेम्ब्रेन से एकदम जल्दी जल्दी ये पास नहीं हो पाएगा। तो परमिएबिलिटी इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, भाई सीधी सी बात है, अगर यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या बढ़ेगी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पर पड़े हुए ना, ये एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे, आपस में बहुत जोर जोर से टकराएंगे, और आपस में इतनी जोर जोर से टकराएंगे कि ये क्या कर देंगे? दूसरी साइड को मूव कर देंगे। यानी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही फास्ट पेस पे डिफ्यूजन होगा। सिमिलर केस इज विद प्रेशर। अगर आप कहीं पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से पड़े हुए हैं, जगह खूब है, मैंने प्रेशर बढ़ाया भाई, जगह कम हो गई। अगर जगह कम हो गई तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो जल्दी डिफ्यूज होंगे, सीधी सी बात, राइट? तो यहां पर क्या है, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी आपका डिफ्यूजन का रेट जो है बढ़ जाता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ टेम्परेचर। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, ये हमेशा आपके फैक्टर्स इसी तरीके से डिफ्यूजन को इंपैक्ट करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार के डिफ्यूजन की आप बात कर रहे हो। तो ये जो हमने डिफ्यूजन पढ़ी यहां पर, ये थी सिंपल डिफ्यूजन, नॉर्मल किसी की भी बात कर दी हमने। एक मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहता है, सिंपल डिफ्यूजन, इसमें कोई प्रोटीन वगैरह का झमेला नहीं है। लेकिन कुछ डिफ्यूजन्स होती हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब इन्हें फैसिलिटी देनी पड़ती है हमें, इन्हें हमें और ज्यादा उत्साहित करना पड़ता है कि भैया जाओ मूव करो, हमें इनकी मदद करनी पड़ती है। ओके, इन्हें कुछ रास्ते दिखाने पड़ते हैं कि हाँ भाई ऐसे आप मूव कर पाओगे। तो यहां पर क्या होता है, लेट्स से दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द मेम्ब्रेन, यहां पर कोई 50 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, तो मैं यूजुअली 5 बना दे रहा हूं, यहां पर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10, और यहां पे कोई 3 मॉलिक्यूल है लेट्स से, तो यानी 30 के बराबर है। अब ये मॉलिक्यूल जो है इट इज नॉट परमिएबल, सो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं पाएगा। तो अब क्या करें? छोड़ दें जॉब, नहीं जाए आगे? नहीं, यहां पर ये किसकी हेल्प लेंगे? एक प्रोटीन की। इस प्रोटीन को क्या बोला जाता है? इस प्रोटीन को बोला जाता है परमिएज। परमिएज क्यों? क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है ना, इस मॉलिक्यूल को पास होने के लिए परमिएट कर रहा है। सेकंड, इसे बोला जाता है कैरियर प्रोटीन, क्योंकि ये कैरी करता है इस मॉलिक्यूल को फ्रॉम वन साइड टू दी नेक्स्ट वन। तो ये जो परमिएज है और कैरियर प्रोटीन है, ये इस मॉलिक्यूल को उठाएगा और दूसरी साइड पहुंचा देगा। तो अब कितने मॉलिक्यूल हुए? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर से एक मॉलिक्यूल उठा ये वाला और यहां पहुंच गया, तो यहां पर भी 4 हुए, यहां पर भी 4 हुए, ठीक है। अब क्या हुए? बराबर हो गए, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4,
तो अब क्या होगी, मोशन आपकी दोनों साइड पे बराबर हो जाएगी, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, और ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होगी। यानी है तो ये भी डिफ्यूजन ही कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही चीजें जा रही हैं। यहां पर आपकी कंसंट्रेशन हाई थी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही चीजें जा रही हैं, ये बात एकदम करेक्ट है। लेकिन यहां पर एक बस प्रोटीन की जरूरत है, हमें थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब इनका एक्चुअल मूवमेंट क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। समझ लो ये एक मेम्ब्रेन है, ओके, यहां पर एक मॉलिक्यूल है, पीले कलर का मैंने यहां पर बना दिया। क्या होगा मेरे दोस्त, इस मॉलिक्यूल को दूसरी साइड पे जाना है, तो ये जो प्रोटीन है ना, फैसिलिटेटर जिसे हम बोल रहे थे, कैरियर प्रोटीन बोल रहे थे, परमिएज बोल रहे थे, ये इस मॉलिक्यूल को ऐसे बाइंड कर लेता है। ठीक है, ये इस मॉलिक्यूल को ऐसे बाइंड करता है, और फिर ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, अपनी कन्फर्मेशन में चेंज लाता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, उल्टा घूम जाएगा। उल्टा घूमेगा तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, ऐसा लगा। अब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल इसके साथ बंधा हुआ था, इसके मुंह से अटैच था, तो नीचे आ गया, तो यहां से मॉलिक्यूल यहां अटैच हुआ और दूसरी साइड पे इसे ले जाकर कैरियर प्रोटीन ने छोड़ दिया। अब क्या होगा भैया, कैरियर प्रोटीन को दोबारा अपनी जगह पे भी तो आना है, तो दोबारा कैरियर प्रोटीन अपनी जगह पर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म। पहले कैरियर प्रोटीन ऐसे बैठा हुआ है क्योंकि इस साइड से मॉलिक्यूल पकड़ना है, मॉलिक्यूल पकड़ा, उल्टा हो गया, फिर मॉलिक्यूल छोड़ के दोबारा सीधा हो गया, सिंपल, राइट। तो यहां पर भी ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोटीन जो आया है यहां पे, वो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आया है जिसमें से मॉलिक्यूल पास हो सके। सो ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए यहां पर। ठीक है, डिफ्यूजन रेट जो है ये साइज पर डिपेंड करता है। जितना मॉलिक्यूल का साइज कम, साइज छोटा होगा तो फटाक से निकल जाना कहीं से भी, तो साइज छोटा तो रेट ज्यादा हो जाएगा आपका किसी भी डिफ्यूजन का। एंड सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स मैं आपको पहले बता ही चुका हूं दोस्त, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी कम है तो कम फेवरेबल रहेगा, राइट। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी ये जो प्रोटीन्स है, ये वो साइट है जहां पे मॉलिक्यूल बाइंड करके मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पहुंच सकता है। ये कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट करने के लिए नहीं आए हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही प्रेजेंट था, ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, वो आपका प्रोटीन सेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोटीन की फैसिलिटी देनी पड़ी एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, कुछ प्रोटीन्स है जो कि हेल्प करते हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में। यहां पर कोई एटीपी खर्च नहीं होती क्योंकि इसका नाम क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब सीधी सी बात है, खुद चीजें डिफ्यूज होंगी, कोई एनर्जी वहां पर नहीं देनी, तो कोई एटीपी का खर्चा नहीं है। चीजें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, यानी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल सी बात है। सैचुरेशन इनमें होगी, यस। सैचुरेशन का मतलब समझ लो ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे 4 आपके फैसिलिटेटर प्रोटीन लगे हुए हैं, एक ये, या फिर कह लेते हैं भैया 3 लगे हुए हैं। ठीक है, एक ये आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक बार में कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, समझ लो यहां पर 6 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। क्या मैं बोलूं 6 के 6 एक बार में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ये वाला जाके यहां पर बाइंड हुआ और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये वाला जाके यहां पे बाइंड हुआ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये वाला जाके यहां पर बाइंड हुआ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बचे हुए तीनों को, इसको और इसको क्या करना है, इंतजार। पहले ये इसे छोड़ के आएगा यहां पे, तब खाली होगा, तब चौथा वाला बाइंड करेगा। ये इसको यहां पर छोड़ के आएगा, फिर उल्टा होगा, तब जाके बाइंड करेगा। ये वाला इसको यहां छोड़ के आएगा, तब उल्टा होगा, तब जाके बाइंड करेगा। यानी ये सैचुरेट हो जाते हैं, एक लेवल के बाद भैया जब सारे प्रोटीन भर चुके हैं ना, तब ये सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां प्रोटीन का नाम आ गया ना, वहां 4 चीजें याद कर लो। जहां प्रोटीन का नाम आ गया, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, और अगले टॉपिक में आप पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां प्रोटीन का नाम आ गया, क्योंकि प्रोटीन है तो सैचुरेट हो सकता है। जितने प्रोटीन है उतने ही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल है तो इंतजार करना पड़ेगा, सैचुरेशन आ जाएगी। इनहिबिट हो सकता है, यानी कोई भी
जो इनहिबिटर है वो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकता है, और एक बार अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ा ना तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। थर्ड, स्पेसिफिक। भाई प्रोटीन है तो प्रोटीन का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हमने एंजाइम में पढ़ा था, एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन, उसका एक स्ट्रक्चर है, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही अपने साथ बाइंड करा पाता है, तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। एंड फोर्थ, ये रेगुलेट हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन हमेशा रेगुलेशन के लिए ओपन रहता है। तो चाहे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, यही चारों चीजें मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही बताऊंगा। सैचुरेशन हो सकती है, स्पेसिफिसिटी होती है, प्रोटीन साइड चेन जो है इसकी इनहिबिट करी जा सकती है बाय इनहिबिटर, और रेगुलेशन भी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये जो कुछ प्रोटीन्स है ना, ये चैनल्स भी बना सकते हैं इन द मेम्ब्रेन, जिससे मॉलिक्यूल्स पास हो सके। चैनल मतलब काफी बड़ा प्रोटीन है जिसने एक छेद बना दिया है, जैसे ये एक ऐसा चैनल बन चुका है मेम्ब्रेन के अंदर। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, ये अगर मेम्ब्रेन है ना तो लिपिड बाइलेयर ही बना देता हूं। मॉलिक्यूल जो है मेरे बंधु वो सीधा आपका यहां से यहां पास हो जाएगा इस चैनल के थ्रू, राइट। ये चैनल काफी डीप होता है, मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ होता है, तो ये चैनल है ना, इस चैनल के थ्रू चीजें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पास हो सकती है। ये है इस चैनल का काम। तो कुछ जो चैनल्स रहते हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं, इन्हें कहा जाता है नॉन गेटेड चैनल्स, इनके ऊपर कोई गेट नहीं रहता, खुले हैं, कोई भी आओ, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रोल रहते हैं, कईयों पे कुंडी लगी रहती है, कईयों पे कुंडी लगी हुई है जो सिर्फ वोल्टेज से खुलेगी, उन्हें कहा जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। जब वोल्टेज आएगी ना, जब करंट आएगा तभी वो कुंडी खुलेगी। कईयों पे इलेक्ट्रॉनिक गेट है अलग से, समझ लो कार्ड वाला गेट है, जो होटल्स में जाते हैं ना तो कार्ड लगता है, तो कार्ड वाला जो गेट है इट इज नॉट वोल्टेज गेटेड, उसे कह सकते हैं लेट्स से आयन गेटेड, तो कोई स्पेसिफिक आयन आएगा तभी वो खुलेगी, यानी हर गेट की अपनी स्पेसिफिक चाबी है, कोई किसी चीज की कंसंट्रेशन से खुलेंगी, कोई आयन से खुलेंगी, कोई वोल्टेज से खुलेंगी, एंड सो ऑन। तो काफी गेट आपके ओपन रहते हैं, काफी गेट आपके कंट्रोल रहते हैं। ओके, ऑलराइट। इसमें से एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है ये बनता है पोरिन्स का, कि पोरिन्स किस में प्रेजेंट है, और एक्वापोरिन में कितने आपके बेसिकली वाटर चैनल में कितने एक्वापोरिन है, ये क्वेश्चन बनता है। तो पोरिन जो है ये ऐसे प्रोटीन है जो कि लार्ज पोर्स बनाते हैं, नाम ही क्या है पोरिन, तो पोर बनाएंगे, छेद बनाएंगे, जैसा नीचे चैनल में बना हुआ है, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, यानी जो आपका क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दो दो मेम्ब्रेन होती है, तो उनके आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, ज्यादा परमिएबल है, क्यों, क्योंकि वहां पोरिन प्रेजेंट है, तो उनमें छेद है तो कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, और एक छोटे प्रोटीन के साइज का मॉलिक्यूल आ सकता है, यानी अच्छे खासे बड़े बड़े छेद हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल वाटर चैनल, जो कि आपके 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब पोर बने हुए हैं, ये मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर चैनल बनाएंगे। तो 8 डिफरेंट टाइप के क्या है, एक्वापोरिन से, लेट से अलग अलग कलर से बना देते हैं। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, एंड सो ऑन। राइट, ये सात है, ओके छह हो गए, सॉरी, ये सात है आपका, एंड ये आठ है, लेट से। तो ऐसे करके जो आठ है इन्होंने गोला बनाया हुआ है पीछे तक ना, एंड यहां पर ये क्या है, मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन में ये जो एक्वापोरिन्स हैं इन्होंने एक पर्टिकुलर छेद बना लिया, एक बड़ा छेद बना लिया, इसमें से क्या हो सकता है, वाटर पास हो सकता है, इसमें से वाटर पास हो सकता है। तो इन एक्वापोरिन्स ने मिलकर के क्या बना लिया, वाटर चैनल बना लिया। तो ये कितने एक्वापोरिन्स हैं, 8 एक्वापोरिन्स, ठीक है। तो पोरिन कहां प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर वॉल के अंदर, जो उसे ज्यादा परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और 8 एक्वापोरिन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर चैनल्स बनाते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ना चीजें साथ साथ भी मूव कर सकती हैं, जैसे अगर दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस हैं तो वो किस प्रकार का बिहेवियर शो करेंगे, उसे तीन तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। समझ लो सिम्पोर्ट, यानी एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के पास एक सब्सटेंस है येलो कलर का, इस मेम्ब्रेन के पास एक सब्सटेंस है गोल्डन कलर का,
ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, यानी टू डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन दे आर मूविंग इन द वेरी सेम डायरेक्शन इन द वेरी सेम पाथ, इट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। सेकेंडली, ओके, सेकेंडली एंटीपोड, एंटी का मतलब क्या होता है, सिम का मतलब साथ साथ, एंटी का मतलब अपोजिट। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक आपका पीला मॉलिक्यूल इस साइड है लेकिन गोल्डन मॉलिक्यूल आपका दूसरी साइड है। तो अगर ये पीला मॉलिक्यूल जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो गोल्डन मॉलिक्यूल जाएगा राइट टू लेफ्ट, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका हो जाएगा क्या, एंटीपोड। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिपोड, the uniport will be one single molecule moving alone। so uniport है तो चाहे लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट अकेला ही है। तो सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों एक साथ, एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलग अलग, एंड यूनिपोर्ट मतलब है ही यूनि यानी वन, तो किसी भी डायरेक्शन में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये एक्टिव है, मतलब इसके अंदर एटीपी लगेगी, एटीपी लगेगी। एटीपी अगर यूज होगी, एनर्जी यूज होगी, तो आपके मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, अपहिल जाएंगे। पहाड़ पे चढ़ने के लिए एनर्जी लगती है ना, लुढ़क तो कोई भी सकता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट करेंगे। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी तक तो डिफ्यूजन हो रही थी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, जिसे कहा जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नहीं है यहां पे अब, ओके, ग्रेडियंट से उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर टू लोअर की जगह लोअर टू हायर जा रहे हैं। इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो प्रोटीन लगता है ना, इसे क्या बोला जाता है, पंप बोला जाता है। क्योंकि जब हम मोटर चलाते हैं ना पानी को पंप करने के लिए, तो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल आता है ना मोटर का। तो सेम यहां पे जब हम मॉलिक्यूल्स को पंप करते हैं ना एटीपी लगा करके, तो उसे कहा जाता है पंप प्रोटीन। सो मॉलिक्यूल जो है पंप किए जाते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, क्योंकि प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है, तो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही यहां पर प्रेजेंट होंगे जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को आपका ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो मतलब प्रोटीन आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रेजेंट था, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रेजेंट है। क्योंकि यहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन के 4 गुण लिखवाए थे, सैचुरेशन, स्पेसिफिसिटी, इनहिबिशन, रेगुलेशन। सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है, इनहिबिटर्स भी इनहिबिट कर चुके हैं, इनहिबिशन आ चुका है, स्पेसिफिक नेचर होता है, स्पेसिफिसिटी आ चुकी है, और रेगुलेट भी हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर क्या होता है मेरे बंधु, यहां पर आपका होता है कंपैरिजन। क्या यहां पर मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोटीन लगेगा? प्रोटीन कहां कहां लगता है हमें पता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लगेगा। नॉर्मल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए थी। क्या ये सिलेक्टिव होंगे? सिलेक्टिव होना किसका काम है, प्रोटीन का। प्रोटीन किस में था, एंड के दोनों में, तो एंड के दोनों हो जाएंगे सिलेक्टिव, ये वाला नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, क्या सैचुरेशन होगी, प्रोटीन वालों में होगी, प्रोटीन वालों में टिक कर दो, पहले वाले में नहीं होगी। अपहिल ट्रांसपोर्ट, क्या पहाड़ चढ़ा सकता है, पहाड़ चढ़ा सकता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। कौन कर सकता है ये कारनामा, सिर्फ आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों तो डिफ्यूजन है, तो हायर टू लोअर करेंगे। रिक्वायर एटीपी एनर्जी, एटीपी अगर लग रहा है मतलब एक्टिव ही है, तो सिर्फ लास्ट वाला आपका करेक्ट है, बाकी दोनों नहीं। ये आपका कंपैरिजन टोटल आपके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं फॉर ₹999। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं। 100 चैप्टर हैं तो लगभग आपको 90 के आसपास टेस्ट मिलते हैं, कुछ कॉम्बिनेटिव टेस्ट भी होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे ज्वाइन कर लें अगर आप यूट्यूब पर हमसे पढ़ते हैं तो। और अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे वो सिर्फ बायोलॉजी का हो, सबसे चीपर कोर्स, या सिर्फ केमिस्ट्री का, या सिर्फ फिजिक्स का, या कंबाइंड, अगर आप कोई भी कोर्स अवेल करते हैं हमारा नीट के लिए वीडियो कोर्स, आपको टेस्ट सीरीज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी कोर्स जो है उसको ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को दिए गए हैं। मार्क्स ऑफ लर्निंग एप्लीकेशन को यार आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो क्वेश्चन बैंक है उनका प्राइस यूज टू स्टार्ट फ्रॉम ₹10 to ₹100। तो आप जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, जिससे कि रेदर देन स्क्रॉलिंग
Instagram or Facebook, you can scroll the Marks Up Learning app to increase your marks, right, in NEET examination. और आप हमारी मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा दोस्त, अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको मिलेंगे मेरे नोट्स, जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आई एम श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में आई तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई श्योरली कैच यू अप इन द अपकमिंग वीडियो ऑफ माइन, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, तो 15 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं यार। 15 दिन में 5 चैप्टर्स करने हैं, 3 दिन में 1 चैप्टर, विच इज अ गुड पेस। एंड उसके बाद हम लोग इकोलॉजी 4 दिन में चारों चैप्टर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं, देखो यार काफी लोगों के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दो, क्योंकि हम एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दो। अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो तो मुझे नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो भी एनसीईआरटी के अलग से पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको लिख के बता दूंगा। मतलब एनसीईआरटी को हम लोग रखेंगे स्क्रीन पे, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो आपको लिख के बता दूंगा, और एनसीईआरटी हम लोग एज इट इज पढ़ लेंगे। तो कमेंट जरूर करके बताना यार, क्योंकि यार सबके अलग अलग व्यूज हैं। कोई लोग कहते हैं कि भैया स्लाइड से पढ़ाओ, कोई लोग कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी से फील आती है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ाओगे ना तो एनसीईआरटी में हम भी साथ साथ अपनी किताब खोल के वहीं की वहीं सारी चीजें मार्क कर लेंगे, तो हमारा टाइम फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बच जाता है। तो मेरे भाई तुम जो बोलोगे मैं वही कर लूंगा, बट एक चीज पे टिक जाओ भाई। सबको कैसे ही संतुष्ट करूं यार, मैं भी इंसान ही हूं। अब तुम मुझसे 5 चीजें मांग लोगे तो एक लेक्चर के अंदर 5 चीजें तो नहीं हो पाएंगी ना। तो एनसीईआरटी इज ऑल्सो वेरी गुड, मैं इस चीज का विरोध नहीं करता, मैं तो यार एनसीईआरटी से तो मेरा अटूट प्रेम है। तो अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाऊं और एक्स्ट्रा इमेजेस मैं उसके अंदर ऐड कर दूं, एक्स्ट्रा कंटेंट मैं तुम्हें अलग से लिखवा दूं जिससे तुम सप्लीमेंट कर पाओ, आई एम डाउन फॉर दैट ऑल्सो। मैं इसके लिए एकदम तैयार हूं, मुझे बस बता देना, ठीक है। तो एक बार बता दो यार इस वीडियो के नीचे, उसी हिसाब से हम लोग जो है तैयारी करेंगे अगले सेशंस की। तो इस चैप्टर की तो स्लाइड्स बन चुकी हैं, अगले चैप्टर से हम लोग देखेंगे फिर जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। तो थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस अप, विल श्योरली कैच यू सून, बाय।